हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश खंडेलवाल, जीएस फैकल्टी दून डिफेंस एकेडमी देहरादून। बच्चों, आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का सेट 15 लेके आए हैं। आपको मैं हमेशा बताता हूं कि हम हर वीक करंट अफेयर्स आपके लेके आते हैं और लगातार जो आपको सेट मिलते हैं उनको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि आपके जो दोनों एग्जाम्स हैं, चाहे एनडीए का एग्जाम हो चाहे सीडीएस का एग्जाम हो, दोनों में करंट अफेयर्स काफ़ी बड़े रूप में आती है, तो बहुत अच्छे से उनको प्रिपेयर करके चलना है, ठीक है। मैं शुरुआत कर रहा हूं आपको आज करंट अफेयर्स का सेट आपके लिए 15 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहां देख पाएंगे, ये आपका पहला क्वेश्चन है। माहे, मालवन एंड मंगरूल, ये 3 पॉइंट आपके सामने यूज किए जा रहे हैं। यहां पे आप देखिए एक बच्चे से क्वेश्चन में लिखा हुआ है माहे, मालवन और मंगरोल, ये तीनों के आपको बारे में बताना कि माहे क्या है, मालवन क्या है, मंगरोल क्या है। क्वेश्चन यही है, ठीक है, कि अब ये क्या है, किन के नाम है, आपको ये नाम पहचानने हैं। तो ये नाम है एंटी सबमरीन वॉरशिप के, पनडुब्बी रोधी जो युद्धपोत हैं उनके नाम है ये, ठीक है। डेफिनेशन आपके सामने यहां पे कुछ लिखा हुआ है और मैं इसका इमेज दिखा देता हूं आपको। ये इनका इमेज है, आप इनका इमेज देख सकते हैं कि ये तीनों पनडुब्बियां हैं और मतलब पनडुब्बी रोधी युद्धपोत हैं, ठीक है। तो ये एंटी सबमरीन वॉरशिप हैं। शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के पहले 3 जहाज हैं, माहे, मालवन और मंगरोल, ठीक है, जिनको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। जो आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच 2019 में 8 SWC जहाजों के निर्माण के अनुबंधन पर हस्ताक्षर हुए हैं, ठीक है। शैलो वाटर जो शिप बनाए जाएंगे उनके रिगार्डिंग कोचिन शिपयार्ड और भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। उसके तहत ये वॉरशिप्स आपको देखने मिलेंगे। तीनों के नाम ध्यान रखना, ये पनडुब्बी रोधी वॉरशिप्स होंगे, ठीक है। क्लियर अच्छे से? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि माहे, मालवन और मंगरोल क्या है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कांगला पैलेस, एक कांगला पैलेस की बात हो रही है। इज ए हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ विच स्टेट? कांगला पैलेस किस राज्य का ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल है? आपको स्टेट बताना किस राज्य का है ये इसका इमेज आप देख पाएंगे। कांगला पैलेस की जो आप इमेजिंग देख रहे हैं, इमेज देखें तो बेटा इसका जो शिखर है, ऊपर वाला जो आप एरिया देखें, ये वाला पार्ट शिखर, इसका जो डिजाइन किया गया है वो कंगला सा को दर्शाता है। मतलब कांगला जो पैलेस है वो मणिपुर का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है। ये ड्रैगन देखा ना, ड्रैगन की जो आकृति बनी हुई है, तो ड्रैगन के सिर के रूप में दिखाया गया है। शेर के शरीर वाला कंगला सा मणिपुर राज्य का प्रतीक है। और देखो शेर का जो मुख होता है उसकी आकृति का ये इमेज बना हुआ है, ठीक है। और ये जो कांगला सा होता है ये मणिपुर का क्या है बच्चा? एम्बलम है, एम्बलम ऑफ मणिपुर है, ये ध्यान रख के चलना। तो कांगला पैलेस मणिपुर राज्य का एम्बलम होगा। और अभी हाल ही में इसको क्यों फेमसी मिली है एक्चुअल में, ये जो कांगला पैलेस है इसको वहां की सरकार ने, कांगला जो मणिपुर सरकार है उसने एक ऐतिहासिक स्थल घोषित किया है। एक्चुअल में ये टूरिस्ट के रिगार्डिंग भी एक बेनिफिशियल पॉइंट हो सकता है, ठीक है। और अपने राज्य को और अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हाईलाइट किया गया है, ठीक है। तो ये हाईलाइट न्यूज में इस समय, तो ध्यान रख के चलना। तो क्वेश्चन बनेगा कांगला पैलेस किस राज्य का ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है? इज ए हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ विच स्टेट? तब आपका आंसर होगा मणिपुर, ठीक है। कर लोगे आप आराम से? ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट वुमेन जज बताने आपको सुप्रीम कोर्ट की, जो अभी हाल ही में उनकी डेथ हुई है, सुप्रीम कोर्ट की पहला महिला जज। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको इसका आंसर समझ में आ रहा होगा। महिला जज का नाम है फातिमा बीबी। ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज है, ठीक है। फातिमा बीबी मुस्लिम घराने से बिलोंग करती है, बच्चा ध्यान रखना। केरल में इन्होंने अपना पूरा लाइफ जो इनकी है वो केरल के लिए बीती है। तो ये भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी,
ठीक है, अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है। अब 96 एज की उम्र में इनकी डेथ हुई है। और ये हैं आपको फातिमा बीबी, ठीक है, 96 उम्र की एज में डेथ हुई है। देश की हाई कोर्ट की बात की जाए तो देश के उच्च न्यायपालिका में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला भी थी, ठीक है। केरल में एक वकील के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था। शी स्टार्ट ए कैरियर एज ए लॉयर इन केरला, ठीक है, केरल के रूप में अपना वकील का प्रोसेस स्टार्ट किया था एंड बिकेम ए डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज बनी थी 1974 में, उनकी पूरा इतिहास दिया हुआ है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुई थी 1989। क्वेश्चन ये आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये कब अपॉइंट हुई थी? 1989 में ये सुप्रीम कोर्ट में भारत की पहली वुमेन जज बन के सामने आई थी, ठीक है। इनका नाम है फातिमा बीबी। कर लोगे आराम से। अभी हाल ही में किस महिला की डेथ हुई है जो भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली वुमेन जज थी? ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे आप तो आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम AIGIF वॉज लॉन्च इन विच कंट्री? क्वेश्चन ये कि आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम किस देश में लॉन्च किया गया? क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो देखो ये लॉन्च किया गया है मलेशिया के लैंगकावी में। इसका मैंने यहां पे इमेज लिखा हुआ, देखो ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं ये आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मलेशिया में ये लॉन्च किया गया था, मलेशिया के लैंगकावी में। एंड 10 कंट्रीज का ग्रुप है आसियान, आपको याद होगा, ठीक है। ये इसका चौथा एडिशन है, 4th एडिशन था, ये भी ध्यान रखकर चलना। ये इसका 4th एडिशन है एनुअल सेशन का, ठीक है। एंड 10 आसियान सदस्यों के 200 मेंबरों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ये एक वार्षिक कार्यक्रम है। अब ये क्यों किया जाता है? इसका एम होता है कुछ पॉइंटों पे फोकस करना, खासतौर साइंस पर, टेक्नोलॉजी पर, इनोवेशंस पर ना भाई। अब आजकल हर चीज पे फोकस किया जा रहा है, साइंस को डेवलप किया जा रहा है, इनोवेशन को बिल्ड किया जा रहा है। इन सब पे 10 आसियान ग्रुप के देश इकट्ठा होकर डिस्कस करते हैं। तो 200 मेंबरों ने पार्टिसिपेट किया है और ये जो हुआ है वो मलेशिया में हुआ है, ये ध्यान रख के चलना, ठीक है। मलेशिया में जगह पड़ती है लैंगकावी, वहां पे हुआ है ये, ठीक है। जो ग्रास रूट मीटिंग हुई है, ध्यान रख के चलना। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन ये बनेगा कि आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम AIGIF वाज लॉन्च इन विच कंट्री? भारत इसमें पार्टिसिपेट करता है एज ए, हम ये मानते हैं कि इनवाइट मेंबर ग्रुप में भारत जाता है। इसमें 10 देशों का ग्रुप है पूरा आसियान, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मलेशिया। आप मलेशिया को राइट आंसर में करके चलेंगे, ठीक है। इसके बारे में कुछ डिटेल देखनी है तो आप यहां से देख सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि एक इनोवेशन प्रोग्राम है जो हर साल होता है। इन 10 देशों के लोग मिलते हैं और अपनी जो उपलब्धियां हैं हर फील्ड पे ये काम करने की बात करते हैं। बस यही होता है मीटिंग के अंदर। क्या होता है? तो मेनली इस मीटिंग का मेन बेसिस यही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फास्टर 2.0 की बात कर रहा है कि विच इंस्टीट्यूशंस रिलीज द फास्टर 2.0 पोर्टल। आपको बताना है कि किस संस्था ने फास्टर 2.0 पोर्टल जारी किया था। अभी फास्टर 2.0 जो किया था वो जारी किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। अब ये फास्टर 2.0 क्या होता है ये ध्यान रख के चलना है। अब देखो आजकल क्या हो रहा है, हर चीज हो रही है डिजिटल, ठीक है। आपको कोई भी सूचना देनी हो, कोई भी मैं आपको कुछ जानकारी लेनी हो, सब कुछ हो गया है डिजिटल। तो क्यों ना केस को भी कुछ ऐसा ही किया जाए कि तुरंत आप केस इनोवेट करें और तुरंत आपको उसका फंक्शनिंग आपके सामने हो जाए कि हाँ जी हमने केस किया और तुरंत उसकी जानकारी डिजिटल आपको मिल जाए कि आपकी मीटिंग अब होने वाली। इस तरह से ये तो इनोवेशन प्रोग्राम है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टार्ट किया है। और ये देखो फास्टर 2.0 क्या होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश, देखो यहां पे देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं आपके DY चंद्रचूड़ जो हैं। लॉन्च द पोर्टल फास्टर 2.0, उन्होंने पोर्टल लॉन्च किया आपका 2.0। पोर्टल है, साफ दिख रहा है, ऑनलाइन प्रोग्राम है। विच विल क्या करना चाहिए इसमें कि ये प्रोमोटिफाई इन्फॉर्म जेल अथॉरिटीज अबाउट कोर्ट ऑर्डर टू रिलीज प्रिजनर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो कैदियों को रिहा करने के अदालती आदेशों के बारे में जेल अधिकारियों को तुरंत सूचित करेगा। बात समझ में आई? मतलब ये होता है कि पहले तो ये प्रोसेस था, आप फ्री हो गए जेल से, अब वो प्रोसेस
जेल अधिकारी तो कागज के रूप में जाएगा, तो उसमें काफी टाइम लग जाता है। तो मतलब रिहा होने के बाद आप जेल में क्यों हैं, इसलिए फास्टर 2.0 प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया उसका मेन मोटिव है उन कैदियों की बहाली करना जिनको छूट मिल चुकी है, या ये मान के चलिए जिनको हम फ्री कर चुके हैं, उनको तत्काल वहां से फ्री कर दिया जाए। तुरंत डिजिटल पोर्टल पे सूचना जाएगी उन जेल अधिकारियों के पास कि आपको ये सूचना आ चुकी है कि आप इन्हें रिलीज करें। पोर्टल में किसी व्यक्ति की रिहाई के न्यायिक आदेशों को तत्काल अनुपालन के लिए जेलों, ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित किया जाता है। साफ साफ लिखा है। पोर्टल जो फास्टर 2.0 है वो लाइव है और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सूचना देने की अनुमति देता है। ठीक है। सीजीआई ने एक और पहल ESER पोर्टल का हिंदी संस्करण लॉन्च किया, इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले देखे जा सकते हैं, ये ध्यान रख के चलना। एक और इनोवेशन प्रोग्राम है ESER पोर्टल। अब ये ESER पोर्टल क्या है जानना। चलो फास्टर 2.0 आपको समझ में आ गया कि भैया जो कैदी होते हैं उनको तत्काल रिहा करने का पोर्टल तो है फास्टर 2.0, आपको तत्काल सूचना मिलेगी। बट अब आपसे पूछेगा भाई ESER पोर्टल क्या है, तो ESER जो पोर्टल होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले जो होते हैं उनको आप तुरंत देख पाओगे। यहां पे साफ लिखा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले देखे जा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फला केस पर कौन सा फैसला दिया था, ये वहां पर देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम है ESER पोर्टल। चलिए, ये भारत के CGI चंद्रचूड़ आप सब जानते हैं। ठीक है, DY चंद्रचूड़, बहुत ज्यादा इनका जो कार्यकाल रहा है बड़ा विवादों में भी रहा है, क्योंकि काफी ऐसे इन्होंने डिसीजन दिए हैं जो सरकार के खिलाफ भी गए कुछ तो। ठीक है, बट चूंकि इनोवेटिव पर्सन है, पूरा घराना हाईली जो जुडिशियल सिस्टम है उससे जुड़ा हुआ था, इनके पिताजी भी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, तो ये बहुत बड़े घराने से बिलोंग कर रहे हैं। अब ये ध्यान रखना, अच्छा इनका रुतबा है और बहुत ही ज्यादा आक्रामक डिसीजन देने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट 2013? विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान कौन सा शहर है? आपको बताना है कि अभी हाल ही में जो विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन हुआ है जिसका नाम है COP28, ये कहां पर हुआ है तो वो आपको बता के चलना है। तो ये हुआ है बच्चा दुबई में। कहां पे हुआ है, कौन सा शहर होगा? आंसर होगा दुबई। इसका नाम है COP28, COP28। देखो नंबर है 28। तो क्लाइमेट के रिगार्डिंग हर साल UNO के द्वारा एक मीटिंग की जाती है, इसका नाम होता है COP। तो COP को हर साल UNO करता है और इसको करने का जो मेन मकसद होता है वो ये है कि आने वाले संकट को देखते हुए, आपको पता है लगातार कार्बन का जो परसेंटेज लगातार इंक्रीज हो रहा है, इससे वाटर लेवल भी लगातार बढ़ रहे हैं, ग्लेशियर पिघल सकते हैं और ग्लेशियर पिघलते हैं तो नुकसान हमेशा आइलैंड्स को रहेगा। वैसे तो पूरी पृथ्वी को खतरा है, बट सबसे पहले खतरा मिलेगा आइलैंड्स को। तो जब COP होता है तो कहते हैं सबसे ज्यादा जो फंडिंग होती है COP में वो जापान देता है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा उसी को बन रहा है। तो ये मीटिंग जो होती है वो लगातार हर एक देश में होती है अलग अलग। यहां पे हुई है दुबई में COP28। ठीक है, आप देख पाएंगे ये दुबई के अंदर है COP28 की जो मीटिंग है। यह लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, इस सम्मेलन में भाग लिया था। वो दुबई गए थे भाग लेने के लिए, और संयुक्त राष्ट्र जो मेंबर देश हैं उनकी ये मीटिंग है, 28वीं मीटिंग थी COP28। और जलवायु परिवर्तन साफ लिखा है, समिट ऑन क्लाइमेट चेंज वुड फोकस ऑन रिड्यूसिंग एमिशंस एंड सपोर्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज इन डीलिंग विद एक्सट्रीम वेदर इवेंट। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक शिखर सम्मेलन उत्सर्जन को कम करने और मौसमी घटनाओं से निपटने में विकासशील देशों के समर्थन पर केंद्रित होगा। साफ है, मतलब साफ है, लगातार बढ़ने वाली कार्बन की परसेंटेज से क्लाइमेटिक परिवर्तन हो रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए इसके लिए COP28 किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, महिमा कल्ट, महिमा पंथ की बात कर रहा है। एक धार्मिक आंदोलन है जिसकी शुरुआत किस राज्य में हुई? क्वेश्चन ये है, इज ए रिलीजियस मूवमेंट विच ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट?
महिमा कल्ट क्या होता है, पहले आप महिमा कल्ट के बारे में समझने की कोशिश करिए। देखो मैंने यहाँ पे एक इमेज रखा है महिमा कल्ट का, तो यहाँ पे थोड़ा सा इमेज विजिबल थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, एक बार देख पाएंगे आपको कुछ साधु वगैरह दिख रहे हैं। महिमा कल्ट जो होता है ये आध्यात्मिक प्रोसेस होता है, उड़ीसा का है, ठीक भाई। तो याद रखना, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री ने आधिकारिक तौर पर संत कवि भीम भोई और महिमा पंथ के स्थायी प्रभाव पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की शुरुआत की। अब ये की थी यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट ने की है ये मीटिंग। तो महिमा कल्ट क्या होता है, तो ये जो महिमा कल्ट है वो यूनिक रिलीजियस मूवमेंट है दैट एम्फेसाइज सिंपलिसिटी, इक्वलिटी एंड अनविंग डिवोशन टू द फॉर्मलेस डिवाइन। ठीक है, मतलब साफ है, निराकार ईश्वर में बिलीव करना, निराकार ईश्वर की बात हो रही है। तो ये लोग जो होते हैं इनका ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, ये बड़े ईमानदारी के साथ, सादगी के साथ, समानता के साथ ईश्वर की बात करते हैं, निराकार ईश्वर की ये बात कर रहे हैं। जैसे कबीरदास जी, जैसे आपके गुरु नानक जी, तो ये लोग कौन है, ये सब निराकार ईश्वर माते फॉर्मलेस गॉड की बात करें, मतलब निर्गुण भक्ति को प्रमोट करने के लिए ये कल्ट बिल्ड हुआ था और ये हुआ था उड़ीसा में, ये ध्यान रखना। तो महिमा पंथ जो है, महिमा जो कल्ट है, आपसे क्वेश्चन बनेगा तो आप आंसर करके आना उड़ीसा का है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए। लोकीमोन फेथ इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट या यूटी। यह लिखा है लोकीमोन आस्था किस भारतीय राज्य या केंद्र प्रदेश से संबंधित है। अब ये क्या, ये भी एक पॉइंट बनेगा आपके लिए। लोकीमोन आस्था क्या होती है, थोड़ा ध्यान रख के चलना। ठीक है, अब इसमें क्या है कि किस क्षेत्र के लिए होगी, तो ये असम के लिए होगी। ये है लोकीमोन। आपको एक टेंपल का इमेज दिख रहा होगा, तो यहां पे लिखा हुआ है कि कुरुसर लोचन एंगती हंसेक द्वारा स्थापित लोकीमोन आस्था सुधार के सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमती है, जो अहिंसा, संयम, शांति, मित्रता, विश्वास, भक्ति और पवित्रता पर जोर देती है। मतलब सिंपल सी बात है कि एक आस्था का प्रतीक ये मंदिर है जिसको प्रमोट किया जा रहा है असम सरकार के द्वारा। यहां पे लिखा है 5 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है इस मंदिर के लिए। कार्बी आंगलोंग के डोलमारा में ये लोक हिमन मंदिर है और उसकी स्थापना की घोषणा हुई है, इसको प्रमोट करने की बात हुई है। तो ये आस्था जन जो लोग हैं उनकी भावनाओं को प्रमोट करने के लिए इस मंदिर के रिगार्डिंग असम सरकार 5 करोड़ का फंड रख रही है। इसी को कहा गया है लोक हिमन, जो हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, लोकमोन आस्था यही है, इस मंदिर को प्रमोट करना है असम सरकार, तो आंसर होगा असम। ठीक है, ये दोनों फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आपके सामने दिए गए, आस्था से रिलेट करते हुए सवाल आपको मिले यहां पर। ठीक है, ये देखो एक क्वेश्चन आ रहा है, मैतेई मायक लिपि किस राज्य से संबंधित है। देखो ये लिपि आपके सामने है, मैतेई मायक स्क्रिप्ट है। लिपि तो आप सब जानते होंगे, जैसे हमारी देवनागरी लिपि है, ऐसे इंडस के अंदर जो लिपि चलती है पिक्टोग्राफिक, उसे पढ़ना भी आसान काम नहीं है। यह है मैतेई मायक लिपि, किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख पाएंगे, इसमें टी टे बना हुआ है, ए बना हुआ है, ठीक है, और भी कई शब्द आप देख पाएंगे। तो यह है बच्चा मणिपुर से संबंधित, आंसर होगा मणिपुर। ठीक है, अब इसमें क्या है, मणिपुर भाषा में भारत के संविधान के डिगलोट संस्करण का अनावरण किया गया है। मतलब मणिपुर भाषा के अंदर भारत के संविधान को क्रिएट किया गया, मतलब भारत के संविधान की जो बुक है उसको मणिपुर भाषा के अंदर बनाया गया है। ठीक है, लॉन्च इवेंट भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर हुआ, जो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, संविधान दिवस पता है ना, 26 नवंबर, जिस दिन संविधान का फॉर्मेशन हुआ था। 26 नवंबर 1949 हमने संविधान तैयार कर लिया था, 26 जनवरी 1950 को पास हुआ था, सब जानते होंगे। तो बड़ा ये जो लिपि जो आप देखते हैं, ये लिपि क्यों चर्चा में है, तो लिपि इस चर्चा में, ये मैतेई मायक लिपि चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसके थ्रू पहली बार संविधान को मणिपुरी भाषा में क्रिएट किया गया, इसलिए चर्चा में है। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका मणिपुर। नेक्स्ट सवाल देखिए, विच कंट्री इनोग्रेटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट AI दाफरा प्रोजेक्ट। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े
एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल दफरा परियोजना का उद्घाटन किस देश ने किया है? आपको उस देश का नाम बताना है जिसने किया है, ठीक है। तो बच्चा देखो एक इमेज दिखा रहा हूं, ये है दाफरा वाली इमेज। ये किया है यूएई ने, यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट है ये, ठीक है। दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा एकल साइट है जना, वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर प्लांट होगा ये दाफरा, और ये यूएई में होगा, ये ध्यान के चलना, ठीक है। 2 गीगावाट का ये प्लांट लगाया गया है, अबू धाबी शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। सोलर प्लांट है 2 गीगाबाइट का, ठीक है। लगभग 2 लाख घरों को बिजली मिल सकती है इसके थ्रू। 2.4 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन होने की उम्मीद है, और नेट जीरो 2050 लक्ष्य के अनुरूप है, जो उनका टारगेट है कि हम इतना प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो 2 गीगाबाइट का संयंत्र है दाफरा, यूएई का प्रोसेस है, सोलर जो सिस्टम है उसको बिल्ड करने की दिशा में किया गया एक और कदम, ठीक है। आजकल ये प्रोजेक्ट काफी रन कर रहे हैं लगातार, ठीक है। तो आंसर हो गया इसमें यूएई, ये इसका राइट आंसर होगा। दुनिया का सबसे बड़ा एकल साइट सोलर ऊर्जा संयंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ द मैडम खेलो इंडिया पैरा गेम्स? प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है ये बताना है। तो शुभंकर का इमेज आप देख पाएंगे, एक गौरैया टाइप का आपको दिख रहा होगा, ठीक है भाई, जो आपको इमेज दिख रहा है स्पारो, ठीक है। तो उज्ज्वला इसका नाम बच्चा, इसका नाम होगा उज्ज्वला, साफ लिखा हुआ है। पहली बार खेलो इंडिया के लिए जो लोगो है उसका नाम है उज्ज्वला, और हमारे केंद्रीय जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट अनुराग सिंह ठाकुर ने इसको लॉन्च किया है। उज्ज्वला मैस्कोट है आपका उज्ज्वला। ये एक स्पैरो दिख रहा है आपको, वॉज अनवेल्ड एज द ऑफिशियल मैस्कोट ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ठीक है भाई। एंड 2018 के बाद से कुल 11 खेलो इंडिया गेम्स भारत में हो चुके हैं अब तक, 2023 में भी होने वाले हैं, ठीक है। तो इसका नाम है बच्चा उज्ज्वला, जो आपके सामने यहां पर दिखाया हुआ है। अब देख पाएंगे खेलो इंडिया का शुभंकर क्या होगा, क्वेश्चन बन सकता है। तो आप बोलेंगे स्पैरो या गौरैया, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। द यूनियन गवर्नमेंट हैज exempted which institutions from the purview of the Right to Information Act 2005? केंद्र सरकार ने किस संस्था को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे से छूट दे दी है कि वो संस्था सूचना के अधिकार में नहीं आती? तो संस्था का नाम है CERT in। ये क्या है बच्चा? तो बच्चा ये द गवर्नमेंट हैज एग्जाम्ड द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिसर्च टीम है। ये इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी मतलब रेस्पॉन्स टीम। तो इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम बेटा पूरा नाम CERT का, द नेशनल नोडल एजेंसी टू डील विद साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। जो भी आजकल साइबर की प्रॉब्लम आ रही है, साइबर जो हैकिंग हो रही है, उसके निवारण के लिए, उससे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए संस्था को बनाया गया है CERT in। इसको सूचना के अधिकार से बाहर रखा गया है, मतलब आप इसकी सूचना ग्रहण नहीं कर पाओगे। ये क्या काम करती है, कैसे काम करती है, कितने फंक्शन है, ये आपको जानकारी शेयर नहीं की जाएगी। तो धरना CERT फिर इन सर्ट इन, ठीक है भाई, ये आपकी संस्था रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखिए। सूर्य किरण एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और किस देश के बीच में है सूर्य किरण? तो का ये एक्सरसाइज है सूर्य किरण एक्सरसाइज, ये इंडिया और नेपाल के बीच में, ये ध्यान रख के चलना है, ठीक है। इंडिया और नेपाल आर्मी का ये कंबाइंड जॉइंट एक्शन है। इसका 17वां संस्करण हुआ है भाई, ठीक है। 334 नेपाल जो सेना है वो भारत पहुंच गई है इसमें भाग लेने के लिए, और ये हुआ है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, ठीक है। 24 नवंबर से और 7 दिसंबर 2023 तक ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये है आपका सूर्य किरण 17, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में इसको स्टार्ट किया गया। इंडिया नेपाल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, कर पाओगे आराम से। कौन सा संस्करण होगा? 17। कहां हुई है? पिथौरागढ़ में हुई है उत्तराखंड में। नाम क्या है? इंडिया और नेपाल
जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो आंसर होगा सूर्य किरण 17। ये ध्यान रख के चलें। आगे देखो, विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर एज द चेयर ऑफ द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन ISO फॉर द ईयर 2024? किस देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष घोषित किया गया है? किस देश को किया गया है ये बताना है आपको। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का, ठीक है। तो ये आपका इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं इस समय, वो किसको बनाया गया ये ध्यान रख के चलना है, ठीक है। तो 23वीं बैच में भारत को वर्ष 2024 के लिए संगठन का अध्यक्ष घोषित किया गया है, तो इंडिया को किया गया है, ध्यान रख के चलना, ठीक है। 2024 के लिए प्राथमिक ध्यान गन्ने की खेती, चीनी और इथेनॉल उत्पादन में अधिक टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने और उनको और बेटर करने के लिए ये ISO ध्यान देती है, और इसका हेड इस समय 2024 के लिए इंडिया है, ठीक है भाई। मतलब ये मानगा ये जो कंट्रीज हैं उनको ये सलाह देगी चीनी का प्रोडक्शन कैसे हो, उसके लिए क्या काम किया जाए, इसके लिए काम करेगा, ठीक है। तो आंसर हो गया इंडिया। 2024 के लिए आपको जानना कि ISO के हेड कौन है। ओके, इंडिया फर्स्ट स्लॉथ बियर रेस्क्यू सेंटर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? भारत का पहला स्लॉथ होता है आलसी भालू बचाव केंद्र किस राज्य में स्थित है? कहां स्थित है? देखो इमेज देख के आपको समझ में आएगा। सामने चीज रखी ले भाई, इतना आलसी हो रखा है कि खाने की इच्छा नहीं ना भाई। तो इनके लिए देखो, कर्नाटक में 2000 में शुरू किए गए बन्नेरहट्टा नेशनल पार्क में स्लॉथ भालू बचाव केंद्र से विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा स्लॉथ भालू बचाव केंद्र माना जाता है, ने अपने संचालन के 18वें वर्ष को चिन्हित किया है। मतलब ये 18 ईयर्स को कंप्लीट होके हो गए बच्चा, ठीक है। और यह कर्नाटक के अंदर है भाई, ठीक है। 2000 में बिल्ड हुआ था ये बन्नेरहट्टा नेशनल पार्क के अंदर। ओके, स्लॉथ भालू पुनर्वास केंद्र भारत में नाचने वाले भालू के रखरखाव मतलब रखवालों से बचाए गए स्लॉथ भालू के लिए पहला ऐसा कार्यशील केंद्र है। मतलब ये आप डांसिंग बियर के रूप में जान सकते हो, ये नाचने वाले भालुओं का भी एक ग्रुप पूरा है ये, ठीक है। उस टाइप की इनकी स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है ये, वैसे तो होते तो भालू ही हैं पर ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के, ये थोड़ा डांसिंग भालू मान जाते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना। तो इसका आंसर होगा आपका कर्नाटक। क्या करके आओगे आप आंसर में? कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ओके, विच स्टेट हैज रिसीव जोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग फॉर विच कैश्यूज? ठीक है, किस राज्य को काजू के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ? कौन से राज्य को प्राप्त हुआ? आप जानते हो काजू खेती बड़ी मात्रा में गोवा में होती है, तो गोवा को मिला है GI टैग के लिए, ठीक है। तो आंसर होगा गोवा। काजू के लिए GI टैग दिया गया गोवा को, ठीक है। गोवा के काजू उत्पादों को गोवा काजू में लेबल किया जा रहा है कि अब उनका नाम गोवा काजू होगा, ठीक है। अभी तक हो सकता है कंपनियां प्रोडक्शन करती हूं अपने अपने हिसाब से और अपना नाम देती हूं, अब नाम होगा गोवा काजू के नाम से, ठीक है। क्योंकि काजू 16वीं सेंचुरी में गोवा में आया था, अब ये गोवा कैशू के रूप में पूरे भारत में फेमस है, इनको GI टैग मिल चुका है, अब इनका नाम होगा गोवा कैशू, ठीक है। ये ध्यान रखते चलना। चलिए, Which state has announced the घोल स्पाइसेस एज द स्टेट फिश? किस राज्य ने घोल प्रजाति को राज्य मछली घोषित किया है? तो किसने किया ये ध्यान रखना। और ये है आपकी घोल फिश, ठीक है। इसका रेट पता है कितना? 5000 kgs का रेट मेल का और 3000 kgs का फीमेल का रेट, ठीक है। ये आपकी घोल फिश है। तो गुजरात राज्य ने ग्लोबल फिशरिंग कॉन्फ्रेंस में इस प्रजाति को गुजरात की राज्य मछली घोषित किया। जानना क्यों? क्योंकि ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर के नाम जान जाती है और अपने स्विम ब्लैडर के लिए अत्यधिक मूल्यवान है, जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में किया था। अच्छा देखो, इसका जो यूज किया जाता है इस मछली का, वो किया जा रहा है बच्चा जो कॉस्मेटिक्स जो आइटम्स हैं उनको प्रिपेयर करने में। उसके अलावा इसके मेडिकल भी इसके यूज हैं, इसलिए 5000 kg का 1 किलो मिलता है ये आपका मेल और 3000 kg का मिलता है आपका फीमेल। इसलिए गुजरात सरकार ने इसे अपनी
स्टेट फिश घोषित कर दिया है, ये ध्यान रख के चलना। तो राइट आंसर होगा आपका गुजरात। घोल प्रजाति के लिए आंसर हो गया गुजरात। ठीक है, ये मैंने आपको इमेज दिखा दी है, आप देख पाएंगे। नेक्स्ट, नोवा दिहिंग संगीत मेंढक एक नई खोजी गई प्रजाति है जो किस राज्य में पाई जाती है? नोवा दिहिंग म्यूजिक फॉग, आप बता रहे हैं किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में पाई गई एक नई प्रजाति है। ठीक है, ये बेटा आपका संगीत मेंढक है। ये जैसे आप संगीत बजाओगे ये उसी की धुन पे या ये एक्शन करता है, मतलब रिबेट करता है, आपको संगीत को समझता है ये। ठीक है, इसका नाम नोहा दिंग नदी के नाम पर रखा गया। 380 किलोमीटर लंबी नोहा दिंग या बूढ़ी दिंग ब्रह्मपुत्र नदी की एक बड़ी सहायक नदी है, पता है आप लोगों को। ठीक है, कि ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज में बूढ़ी दिंग का नाम भी आता है। तो ये है वो फॉग जिसको एक नई प्रजाति हमने अभी हाल ही में ढूंढी है। आंसर हो गया अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, which technology has been introduced by Indian Railway to prevent accident caused by elephant on railway track? रेल पटरियों पर हाथियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय रेल ने कौन सी तकनीक शुरू की है? तो ये तकनीक का नाम बताना आपको, और ये तकनीक है गज सुरक्षा, गजराज जो सुरक्षा तकनीक है, इसका नाम है गजराज सुरक्षा। ठीक है, गजराज सुरक्षा के नाम से तकनीक स्टार्ट की गई है, आपको जानना है। आपने देखो कई बार रेलवे ट्रैक पर सीधा हाथी आ जाते हैं तो बड़ी दुर्घटना होने के चांस बन जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ये रेलवे ट्रैक के करीब आने वाले हाथियों को पता लगाने के लिए एआई आधारित एल्गोरिदम और संवेदनशील ऑप्टिकल फाइबर केबल के नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा। इसका उद्देश्य ट्रेन दुर्घटनाओं मरने वाले हाथियों को बचाना है। भारतीय रेलवे इस तकनीक को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, केरल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु इनमें करेगा। ठीक भाई, ये जो टेक्निक होगी उनमें एक तरह से देखी जाए तो फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे हाथी वहां पहुंचेगा उसका मैसेज कन्वे हो जाएगा, तुरंत पता, मतलब हाथियों की धमक से ही ये मैसेज चला जाएगा कि अब यहाँ पे हाथी आने वाले। तो हो सकता है कि उसमें सुविधाएं और हो जाएं, रेल को हम रोक पाएं, मतलब उसकी स्पीड को कम कर पाएं, ये उसमें प्रोसेस में रहेगा। ठीक है, तो ये जो किया गया है भारतीय रेलवे का किया गया है, ये स्कीम का नाम ध्यान रख के चलना। आंसर होगा गजराज सुरक्षा, तो बी आंसर होगा। ठीक है, गजराज सुरक्षा। नेक्स्ट, COP28 हमारा हो चुका है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। COP28 शिखर सम्मेलन दुबई हो गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, तो ध्यान रख के चलना। वर्ल्ड क्लाइमेट की रिगार्डिंग हुई है COP28। ठीक है, हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वो किस राज्य का है, ये पूछा गया है, तो आंसर होगा नागालैंड। ठीक है, हॉर्नबिल जो फेस्टिवल होता है वो नागालैंड का है। इसका 24वां संस्करण हुआ है, नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू हुआ था ये। ठीक है, इस वर्ष के संस्करण में भाग लेने वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, जर्मनी है, कोलंबिया है, असम, भाई इंटरनेशनल है। ठीक है भाई, हॉर्नबिल महोत्सव जो होता है पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड में 1 से और 10 दिसंबर चलता है, और ये एक वार्षिक वहां का फेस्टिवल है, मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट का एक एनुअल फेस्टिवल होगा। तो अगर आपसे कोई, ये बड़ा पॉपुलर भाई, इसमें बहुत सारे देशों को बुलाया जाता है, ये काफी अच्छा फेस्टिवल होता है, 10 दिन चलता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, अलग अलग इसमें इवेंट होते हैं। ठीक है, और ये अपनी कल्चर को रिप्रेजेंट करने दिखाया गया है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, एक्सपो 2030 विश्व मेला किस शहर में आयोजित किया जाएगा? आपसे पूछा गया है कि एक्सपो 2030 कहां आयोजित किया जाएगा, तो आंसर होगा रियाद, सऊदी अरब की राजधानी रियाद, वहां पे किया जाएगा एक्सपो 2023 मेला। ठीक है, पिछले साल कतर में हुए फुटबॉल विश्व कप के बाद खाड़ी देशों में होने वाला ये बहुत बड़ा इवेंट है। ठीक है, एक्सपो 2023 जो यहां पे दिखा है 2030 मार्च 2031 रियाद में आयोजित किया जाएगा। मार्च 2031, 30 और 31 अक्टूबर शुरू होगा ये 30 में और 31 तक जाएगा। ठीक है, तो ये है रियाद के अंदर एक्सपो 2030, पहले ही प्लान हो चुका है। ठीक है, द ईयर ऑफ चेंज टुगेदर फॉर सिटी टुमारो, तो मतलब ये कि एक इवेंट है खाड़ी देशों का, किंगडम ऑफ सऊदी अरब में किया जा रहा है। ये एक इवेंट होते हैं जिसमें विश्व ग्रुप को आमंत्रित किया जाता है, वर्ल्ड समुदाय इसके अंदर इकट्ठा होगा और ये एक ट्रेड पॉइंट को बिलोंग करेगा। ठीक है भाई,
किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर होगा माइकल डगलस। माइकल डगलस को दिया गया है इस बार का सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। माइकल डगलस करके आना, ठीक है, यहां पे लिख भी रखा है साफ साफ। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है माइकल डगलस को, ठीक है। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उनको ये अवार्ड दिया गया है, जिसका आयोजन कहां हुआ था? गोवा में, ठीक है। 54th जो IFFI है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो आपका देखते हैं, ठीक है, ये हुआ है इस बार गोवा में। तो ये 54 है और उसमें हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस को दिया गया है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर बच्चा, ध्यान रखकर चलना, इस तरह के सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रख के चलना, ठीक है भाई। क्योंकि इवेंट वाले सवाल, पर्सनालिटी वाले सवाल या अवार्ड वाले सवाल को क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आगे, ओपन एआई के सीईओ किसे बनाया गया? दोबारा से हुए, रीअपॉइंट हुए, पहले भी थे, तो दोबारा से किसे अपॉइंट किया गया? यहां पे इमेज आपके सामने है। ओपन एआई के जो सीईओ बनाया गया है वो सैम ऑल्टमैन को बनाया गया है, ठीक है, सैम ऑल्टमैन, ये इसका राइट आंसर होगा। और पहले भी इस कंपनी के सीईओ रह चुके हैं, ठीक है, फिर से इनको अपॉइंट किया गया था, बीच में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था बच्चा, ठीक है, तो वापस से आ गए हैं। अभी हाल ही में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप सब जानते हो, और एआई का जो प्रोसेस है वो आने वाले टाइम में बहुत फायदेमंद भी होगा लेकिन नुकसान भी होगा, ठीक है। आपको याद होगा बीच में ब्रिटेन ने अभी हाल ही में एआई के होने वाले जोखिमों के रिगार्डिंग एक मीटिंग की थी कि हो सकता है एआई खतरनाक बने। अभी आप देखें लगातार क्लोनिंग हो रही है, किसी की भी आप इजीली क्लोनिंग कर सकते हो, तो एआई आने वाले टाइम में समस्या भी है और एक बेनिफिट भी है, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल बी लॉन्च इन विच स्टेट? भारत का पहला टेलीकॉम उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य में लॉन्च किया गया है या किया जाएगा? तो भारत का पहला टेलीकॉम उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च होगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यूपी के अंदर। टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू करने की घोषणा हुई है। 5G एआई रिसर्च और 6G लॉन्च पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यूपी सरकार ने IIT रुड़की के साथ कोलैबोरेशन किया है इस परियोजना के लिए, और 5G और 6G तकनीक इससे क्रिएट होंगी, ठीक है, ये यूपी में हो रहा है। अब इसका मतलब क्या बच्चा? इसका मतलब यह है कि टेलीकॉम, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, टेलीकॉम ऑफ मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो इसका मतलब है कि हम जो 5G और 6G में जाने वाले हैं, तो 5G और 6G के लिए जो हम प्रोसेस करने वाले हैं उसके लिए ये इनोग्रेशन किया गया, टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बिल्ड किया गया है यूपी के अंदर, ठीक है भाई। और इसमें IIT रुड़की के साथ उनका कोलैबोरेशन है। 40 कोस्ट गार्ड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड, 40वां तटरक्षक कमांडरों का सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो अभी हाल ही में कोस्ट गार्ड कमांडर कॉन्फ्रेंस वो कहां पे की गई है। देखो, कोस्ट गार्ड जो कॉन्फ्रेंस हुई है इस समय, अब होता ना कि ये तटरक्षक कमांडरों का 40वां सम्मेलन है और ये नई दिल्ली, इसका आंसर होगा, नई दिल्ली में ये इवेंट हुआ है, न्यू दिल्ली, ठीक है। 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है, आपको दिख ही रहे होंगे। 3 दिवसीय एक सम्मेलन है। कोस्ट गार्ड पता ना, हमारे तटों को सुरक्षा, हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं उनकी निगरानी के लिए कोस्ट गार्ड बना हुआ है। इसकी स्थापना 1978 में हुई। द इंडियन कोस्ट गार्ड वॉज एस्टेब्लिश इन 1978 और ये वर्किंग करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और इसका मेन काम होता है कोस्टल सर्विलेंस को, सिस्टम को बिल्ड करना, उसे प्रोटेक्ट करना, इसका मेन काम होता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। Which team from the African region has qualified for the ICC Men T20 World Cup 2024? अफ्रीकी क्षेत्र की किस टीम ने ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है? आपको नाम बताना है किस देश ने क्वालिफाई किया है, तो आंसर होगा युगांडा। किसने किया? अभी हाल ही में युगांडा ने किया है। T20 जो अभी हाल ही में पता होगा आपको, आने वाले टाइम में भी 2024 में जून महीने में होने वाले हैं। वेस्ट इंडीज एंड यूनाइटेड स्टेट इनकी जगह है। वेस्ट इंडीज एंड द यूनाइटेड स्टेट के लिए होंगे। टीम 24 टीम भाग ले रही है, ठीक है, T20 2024। युगांडा ने ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र से क्वालिफाई कर लिया है। युगांडा की टीम ने अफ्रीकी क्षेत्र क्वालिफायर में शीर्ष 2 में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। ये पहली बार है जब युगांडा ने T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है।
और वेन्यू कहां होगा, वेस्ट इंडीज और यूएस, यूनाइटेड स्टेट करा रहे हैं इसको, ठीक है। जून 2024 में ये आयोजित किया जाएगा और 24 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। अफ्रीका ग्रुप से पूछेगा तो युगांडा का नाम करके आना। क्वेश्चन नंबर 28, विच कंट्री हैज नेम द साइक्लोन माइचोंग फॉर्म इन द बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात का नाम माइचोंग किस देश ने रखा है? किसने रखा बच्चा? आंसर होगा म्यांमार। तो अभी हाल ही में चेन्नई के पास तमिलनाडु के कोस्ट पर एक काफी असर कर रहा है, बड़ा प्रहार कर रहा है। आपको पता होगा ईस्टर्न जेट स्ट्रीम का प्रभाव है ये साइक्लोन, ठीक है। और म्यांमार ने इसका नाम रखा है माइचोंग। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मिचोंग आने की आशंका अब तो आ चुकी है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि ये बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्र अंडमान निकोबार के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है, इसलिए अंदर की ओर उड़ीसा के 7 जिले इस पे अलर्ट पर है। म्यांमार देश ने इसका नाम दिया है, ठीक है। ये अभी इंडियन ओशियंस के अंदर फोर्थ इन द बे ऑफ बंगाल दिस ईयर, इंडियन ओशियन में 6 नंबर का और बंगाल खाड़ी में 4था चक्रवात है ये जो इस साल आया है, ठीक है भाई। ये है आपका माइचोंग, इसका नाम रखा गया है म्यांमार के द्वारा। हर एक देश अल्फाबेटिक नेम पे नाम रखता है, ठीक है, पता होगा आप लोगों को। और इंडियन ओशन में ये इस बार का 6 नंबर का साइक्लोन है और भारत की बंगाल खाड़ी में उठने वाला ये 4था नंबर का साइक्लोन है, ठीक है। ये ध्यान रख के चलना। क्वेश्चन बनेगा भी हाल ही में तमिलनाडु के तट पर प्रहार करने वाला साइक्लोन कौन सा है? तो माइचोंग करके आना। Who has been recently recognized as the 8th wonder of the world? हाल ही में विश्व के 8वें आश्चर्य के रूप में किसे मान्यता दी गई है? देखो आपको इमेज दिख रही है, बहुत ही फेमस टेंपल है ये, और नाम सुना होगा आप लोगों ने, अंगकोरवाट टेंपल कंबोडिया का है, ठीक है। अंगकोरवाट टेंपल दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया। अब 8 वंडर हो गए, ये बड़ा अच्छा सवाल है। 8वां वंडर ये है, ठीक है। 800 साल पुराना मंदिर है ये, और किसने बनाया था? बिल्ट बाय किंग सूर्यवर्मन II। इसको सूर्यवर्मन II ने बनाया था और ये दुनिया का सबसे बड़ा टेंपल है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेंपल, स्प्रेड अबाउट 500 एकड़्स, मतलब ये 500 एकड़ में फैला हुआ है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज पहले शामिल था, ठीक है भाई, और इसे 12th सेंचुरी में क्रिएट किया गया है और ये अब वर्ल्ड का 8वां नंबर का वंडर बन गया है, ठीक है भाई। बहुत ही सवाल है, कंबोडिया में है, ध्यान रख के चलना। हाल ही में 8वां विश्व विरासत जो अजूबा है तो वो कौन सा है? तो ये आपका अंगकोर टेंपल है। लास्ट, हु हैज बिकम द 4th इंडियन टू बी ऑनर विद पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 4थे भारतीय कौन बन गए हैं? यह है आंसर में आप कर पाएंगे बेटा। यहां पे लिखा है मुद्दल सैफुद्दीन, जो कि बोहरा संप्रदाय, दाऊदी बोहरा संप्रदाय के हेड है, इन्हें दिया गया है। और आपको पता होगा कि इसका नाम है निशान पाकिस्तान। तो निशान पाकिस्तान जो मिला था सबसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री, पहले तो मुराद देसाई, उनको दिया गया था निशान पाकिस्तान अवार्ड जो दिया गया था, ठीक है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये ऑनर है, हाईएस्ट सिविल अवार्ड है पाकिस्तान का, निशान पाकिस्तान। और ये मिला है बच्चा, ध्यान रखना, दाऊदी बोहरा संप्रदाय के संत हैं, इसका नाम है सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, इनको दिया गया है, ठीक है। इमेज आपके सामने है और आंसर करना है तो आपका करना पड़ेगा ये बी आंसर करना पड़ेगा, ठीक है बच्चा। ओके, तो देख सकते हैं आप आराम से। क्वेश्चन नंबर 30 भी कंप्लीट हो गया आपका। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आज का सेशन काफी आपको हेल्पफुल रहा होगा। अच्छे से इनकी डिटेल देख लेना बच्चा, ठीक है। और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे कि भाई ये एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी रखते हैं, कोई गेम के सवाल हो या कोई अवार्ड हो, इस तरह के सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। तो गुड लक बच्चों, बाय। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.